दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 23 जनवरी 2025 की न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। शुरू करने से पहले जो आपको 22 जनवरी को क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व कर लेते हैं। सारे के सारे PYQ थे। अगेन मैं उम्मीद करता हूँ आपने किए होंगे अपने आप से भी, और नहीं किए हो तो हम अभी कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी पर्सनालिटी जो थी वो गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड थी। सबसे पहले तो भाई गदर पार्टी है वो कहाँ पे काम की थी, तो मेजरली उन्होंने USA के अंदर काम किया था, यानी कि अब्रॉड काम किया था। ओके, अभी ऊपर की पर्सनालिटीज़ देख लेते हैं। रास बिहारी बोस जी को हमने तो कल ही देखा था, ऊपर वाले को नहीं देखा था। सबसे पहले कौन है, तो बरिंद्र कुमार घोष। तो भाई बरिंद्र कुमार घोष जो है वो अरबिंदो घोष के भाई थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा दोनों कौन थे। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो डेफिनेटली जानते होंगे। इनका नोटेबल वर्क क्या था भाई, तो इन्होंने जुगांतर ग्रुप का शुरुआत किया था, जुगांतर ग्रुप। और दूसरा, ये इन्वॉल्व थे अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर, अलीपुर बॉम्ब। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट वर्क हो गए। बट हाँ, ये बात याद रखनी है, इनका कोई खास बुक लिखा हुआ नहीं है, मतलब ऐसी कोई जर्नल बुक न्यूज़पेपर इन्होंने नहीं लिखा हुआ था। और कोई उनका फॉरेन में वर्क भी नहीं है। अब्रॉड में हम बात करें तो कोई उनका खास वर्क अब्रॉड में नहीं है, मतलब अब्रॉड में वर्क की नहीं है। तो क्या ये गदर पार्टी के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं? डेफिनेटली नहीं हो सकते हैं। तो जिधर भी हमारा 1 है वो तो निकल गया भाई, 1 हटा दो। अभी बचा 2 और 3। और हमें देखो पता तो है भाई रास बिहारी बोस जी थे गदर पार्टी के साथ इन्वॉल्व, तो हमारा आंसर तो आ गया है कायदे से। बट फिर भी ऑप्शन में है और UPSC का PYQ है, तो हम देखेंगे जोगेश चंद्र चैटर्जी थे, उन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है। तो भाई आपने HRA तो बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये उनके को फाउंडर थे। ठीक है, को फाउंडर। तो मुझे बताइए एक्चुअल दूसरे फाउंडर कौन थे भाई, बहुत फेमस है, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर ये देखो HRA का फाउंडेशन किया था इन्होंने 1924 में। फिर काकोरी रॉबरी हुई, इनमें ये इन्वॉल्व थे। ठीक है, काकोरी रॉबरी, सॉरी, और ये कब थी, तो 1925 में। फिर देखो दूसरे सब जो HRA के मेंबर थे ना वो सब पकड़े गए थे, पर जोगेश चंद्र चैटर्जी पकड़े नहीं गए थे। इसीलिए उन्होंने 1940 में इस्टेब्लिश किया था रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। कब इस्टेब्लिश किया था, 1940 में। ओके, एक काम करता हूँ ना, मैंने ये पीछे लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये देखिए मैंने लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। जोगेश चंद्र चैटर्जी को फाउंडर थे, HRA के कोकावरी स्ट्रेन में जुड़े हुए थे। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 1940 में इस्टेब्लिश की थी, और इनकी 2 फेमस बुक थी, इन द सर्च ऑफ फ्रीडम एंड इंडियन रिवोल्यूशनरी इन कॉन्फ्रेंस। ओके, ध्यान रखना, इन सर्च ऑफ फ्रीडम एंड इंडियन रिवोल्यूशनरी इन कॉन्फ्रेंस, हो सकता है पूछा जाए। और हाँ, ये जो बरिंद्र कुमार घोष जी की मैं बात करता हूँ ना, तो मैं शुरुआत में बड़ा कंफ्यूज हो जाता कि जब भी अनुशीलन समिति का नाम आता था ना तो मैं जोड़ देता था बरिंद्र जी को। बट याद रखना, बरिंद्र कुमार घोष जी ने अनुशीलन समिति की फॉर्मेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया है। ठीक है, फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट, उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, दैट्स इट। तो भाई अनुशीलन समिति का किसने फॉर्मेशन किया था, ये आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। पता होगा, मुझे लग तो रहा है आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो डेफिनेटली पता होगा, राइट। ओके, तो क्या जोगेश चंद्र चैटर्जी में भी हमने कोई भी अब्रॉड का वर्क देखा? नहीं देखा। तो अगेन हमारा आंसर क्या होगा, रास बिहारी बोस जी। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है UPSC ने इस बार ये पूछा था, तो अगले साल जो क्वेश्चन आता है उसमें जोगेश चंद्र चैटर्जी के बारे में पूछा हो या फिर बरिंद्र कुमार घोष जी के बारे में पूछा हो। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये इधर देखना, मैं आपको गजब बताता हूँ। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट के बारे में पूछा है कि नीचे वाले से कौन से हैं। ओके, सबसे पहले तो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट क्या होता है भाई, तो जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हो, ठीक है, वो हो जाएंगे हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। अभी कौन से प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर सकते हैं, तो भाई जिसके अंदर लेग्यूम हो वो कर सकते हैं। लेग्यूम होने का मतलब क्या है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट हो। ये प्लांट कौन कौन से होते हैं, तो भाई चिक पी अपना है, ठीक है, चिक पी है, फिर पीनट है। ये सब जो प्लांट होता है ना, ये हम बोलते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट है या फिर लेग्यूम वाले प्लांट हो। मतलब आप समझ गए, राइट। ये चीक पी, पीनट, मतलब उसका शेप कैसा है, कैसे दिखते हैं वो आप समझ गए। ओके, अभी जिस प्लांट में लेग्यूम होता है, ठीक है, या फिर ये जो फैमिली चिक पी की फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, मतलब इसके जैसे ही दिखते हैं, उस प्लांट को हम बोलते हैं फेबाशिया फैमिली के प्लांट। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, फिर भी ऐसा समझ लीजिए फेबाशिया। ठीक है, ये वाला स्पेलिंग है, स्पेलिंग सही है मेरा। तो जो भी फेबाशिया फैमिली के प्लांट हैं वो सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ओके, और उसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट भी बोलते हैं। अभी मुझे खुद देख के बताइए,
या ये सब ऑप्शन को आप पहचानते हो? डेफिनेटली नहीं पहचानते हो। बट आपको अगर सिर्फ ये बात पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है वो ये फेबाशिया फैमिली के करते हैं, ये चिकपी, पीनट या फिर जो बीन्स हैं वैसे सब दिखते हैं वो करते हैं, ये मुझे देख के बताइए क्या स्पिनच जो है उसका पार्ट हो सकती है? क्योंकि ये वो क्या बीन्स जैसी दिखती है, पीनट जैसी दिखती है? डेफिनेटली नहीं दिखती है, राइट? तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे, और जैसे ही हम एलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1, 3 एंड 4। यूपीएससी को भी ये सब चीज़ पता होती है कि ये कोई बंदा पढ़ने वाला, ये अल्लाह अमरनाथ ये सबको नहीं पढ़ने वाला है, पर अगर उसे ये पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूमिनस प्लांट ही करते हैं तो उन्हें ये पता होगा कि वो स्पिनच तो नहीं आ सकती है भाई। और अगर ये पता होगा तो आंसर वो इसी तरीके से सेट रखेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ, एक रुकिए। ये जो फबाशिया है ना, उसी से यूपीएससी ने 2024 में भी क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन कब का क्वेश्चन है? तो ये है 2022 का क्वेश्चन। और देखो यूपीएससी ने लिंक कैसे किया है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड चालू रखो। PYQ जाते हैं हम, PYQs 24 का क्वेश्चन, और यहाँ पे ही कहीं पे होगा, शुरुआत में ही था, एक सेकंड। हाँ ये देख लीजिए 29 क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से प्लांट है वो पी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पी फैमिली मतलब चिकपी वाली बात चल रही है, ठीक है? चिकपी की फैमिली को क्या बोलते हैं हम? फेबाशिया बोलते हैं, ठीक है? इसकी फैमिली में कौन कौन आते हैं जो इनके जैसे ही दिखते हैं? मतलब कि ग्राउंडनट मतलब क्या? पीनट, तो भाई पीनट आता है, यस। बीन्स भी मैंने बोला था वो भी उसके जैसा देखता है, तो यस बीन्स भी आता है। और हॉर्स ग्राम क्या है? हॉर्स ग्राम भी उसके जैसा ही दिखता है ना। अभी देखो हॉर्स ग्राम का आपको मतलब नहीं पता हो ना, कि उधर नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए कुल्थी, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, कुछ तो आपको आता होगा, तो भाई उसको भी आपको टिक कर देना है, क्योंकि ये सारे के सारे फेबेशिया प्लांट हैं, ठीक है? और फेबेशिया प्लांट मतलब जो चिकपी के जैसे दिखते हैं या फिर पीनट के जैसे दिखते हैं। तो चिकपी की फैमिली से कौन बिलोंग करते हैं? तो तीनों बिलोंग करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 3। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे लिंक मारा? पहले यूपीएससी ने 2022 में पूछा कि जो है लेगुमिनस प्लांट वो कौन से हैं। उधर से आपने अगर पढ़ के किया होता कि हाँ भाई लेगुमिनस प्लांट मतलब फेबेशिया प्लांट, तो आप 24 में इजीली कर पाते कि हाँ भाई फेबेशिया प्लांट मतलब ये वाले हैं और यही होंगे। एकदम इजी क्वेश्चन हो जाता। पर मुझे नहीं लगता है कि किसी ने ये नोटिस भी किया होगा कि इस तरीके से ये पूछा गया है, बट ये था इस तरीके से। अगर आपने PYQ ध्यान से किए हैं तो ये करना आपके लिए बच्चों वाला खेल हो जाता। या फिर आपको ये भी पता होता कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट करते हैं और वो फेबेशिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो भी आप इजीली कर लेते। ओके, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन करते हैं तो इजी हो जाता है हमारे लिए। मैं कोशिश करूंगा आपको और ऐसे क्वेश्चन बताऊं, या फिर जो मैं रैपिड रिवीजन लेके आऊं उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड करूं जो कि आपके लिए इजी हो जाए करना, और हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर पाएँ कि भाई अगर इस साल ऐसा पूछा था तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। चलिए वापस अपनी आंसर के अपने PDF की ओर जाते हैं, यहाँ पे आ जाइए। चलिए अभी मेंस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या पूछा गया था कि भाई इम्पेडिमेंट्स हमें बताना है, इम्पेडिमेंट्स हमें बताना है कि मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन के अंदर, मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन के अंदर पर किसके, अरे यार यहाँ पे क्वेश्चन आधा हो गया है। एक्चुअली इट इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट। मैं ठीक कर देता हूँ, रुको। हाँ अभी ठीक है। देखिए मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन डेवलपिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ओके, और हाउ कैन ई कॉमर्स ओवरकम दिस बॉटलनेक। ओके, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या हो गया भाई? जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है ना, उसकी मार्केटिंग में और सप्लाई चेन में हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है वो बताना है। और ये जो भी दिक्कतें आ रही हैं क्या ई कॉमर्स की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर कैसे कर सकते हैं? दैट्स इट। तो 2 डायमेंशन है मेनली हमारे। फर्स्ट तो ये ई कॉमर्स का बात हमें बताना है, और हमें ये सप्लाई चेन और मार्केटिंग में क्या इश्यूज़ है वो भी बताना है। अभी देखो आपके पास अगर नॉलेज और डेटा है अवेलेबल तो मैं बोलूँगा मार्केटिंग को भी अलग बताना और सप्लाई चेन को भी अलग बताना, और अगर नहीं है तो दोनों को एक साथ ही बता देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और मेनली इंट्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हो? देखो इंट्रोडक्शन में मेन चीज़ पूछी क्या गई है आपको, किसके रिलेटेड डेटा चैलेंजेस ओवरकम किसके रिलेटेड है? सब कुछ पूछा गया है रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि उसी का इम्पेडिमेंट्स बोला है और इसी का ओवरकम के कारण रीजंस बोलते हैं क्या कर हम कर सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आपको इलेबोरेट कर दे हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। ओके, अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है अभी समझ लीजिए। आपको पढ़ने में नहीं भी आया है, हालांकि पढ़ने में आना होना चाहिए, क्योंकि जो यूपीएससी का सिलेबस है, ठीक है, उसमें कायदे से बताया गया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और हर साल मतलब हर साल एक क्वेश्चन आता है फूड प्रोसेसिंग से, तो आपको पता तो होना चाहिए। बट अगर नहीं पता है
तो भी भाई फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, खुद दिमाग लगाइए। तो भाई जो भी इंडस्ट्री फूड को प्रोसेस करती है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, दैट्स इट। तो देखो वही मैंने लिखा हुआ है, बट अच्छी भाषा में लिखा हुआ है कि भाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मीन्स इंडस्ट्रीज कन्वर्टिंग रॉ फूड इनटू कंज्यूमेबल फॉर्म। ओके, नॉर्मल हो गया। बाय कैसे करेंगे भाई ये, तो प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी कौन सी कंपनी है सबसे बड़ी जिसके फूड को आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हो सकते हो? तो भाई अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल, राइट। तो वही मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और मैं बोलूँगा जिधर जिधर एग्जाम्पल लिख सकते हो, किसके भी लिख सकते हो, आप लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से सामने वाले को पता चलेगा, पढ़ने वाले को, बंदे के पास नॉलेज है और इंटरलिंक भी कर सकते हैं। ओके, अभी इनके पास दूसरे इंट्रोडक्शन के कोई चांसेस थे? दूसरा एक यही कर सकते थे, आपकी जो क्वेश्चन में पूछा गया ना वही का वही लिख देते, ये हो सकता था। फिर एक और हो सकता था कि आप लिख देते कि भाई ई कॉमर्स कैसे हेल्प कर रहा है, बट देखो ये थोड़ा सा इरिलेवेंट होता, इसलिए बेटर यही था कि या तो आप क्वेश्चन का क्वेश्चन लिख दो या फिर आप कायदे से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है वो बता दो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन लिखना मैंने आपको बताया हुआ है, कैसे लिखते कि भाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज कंटिन्यूसली फेसिंग some impediments related to marketing and supply chain management as discussed below। ओके चलो, तो इसी तरीके से लिखना है। देखो मैंने यहाँ पे दोनों अलग अलग करके बताया क्योंकि मुझे आता था और आता है, तो आपको जितना हो सके उतना क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करना है और तोड़ना है, वैसे ही बताना है, ठीक है। तो भाई एक बाजू मैंने मार्केटिंग लिख दिया, एक बाजू सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिख दिया भाई, और सबके पॉइंट दे दिए कि भाई मार्केटिंग में क्या दिक्कत। देखो अभी मैं बताता हूँ कि आपको ये आंसर नहीं आता है, समझ लीजिए, तो ये तोड़ दीजिए कि फूड प्रोसेसिंग को इग्नोर कर दीजिए कि जैसे ये पूछा ही नहीं गया है। सिर्फ ऐसा पूछा गया कि इंडस्ट्री में मार्केटिंग में क्या दिक्कत आ सकती है। आप खुद सोचो, आपने अगर नई नई कंपनी खोली हुई है और आपको किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी है, अपनी इंडस्ट्री की मार्केटिंग करनी है, तो आपको क्या दिक्कत आ सकती है? सबसे पहला तो आप बोलोगे भाई पैसा नहीं है हमारे पास, तो फर्स्ट ये दिक्कत है। दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमें पता ही नहीं है कैसे करना, क्योंकि आपकी नई कंपनी है, आपको पता नहीं है। दूसरा आप बोलोगे कि यार हमारे जो लोग हैं वो ट्रेन नहीं है, या फिर जो हमारा ये सेक्टर है वो उतना ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है अभी तक, राइट। ये सब कॉमन चीज़ है ना जो आपको फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा आपको क्या दिक्कत आ सकती है? सप्लाई चेन अगर मैनेज करना है तो भाई आप बोलोगे ट्रांसपोर्ट कैसे करना, वी डोंट नो। फिर स्टोरेज कहाँ पे करना, हमें नहीं पता है। फिर आप बोलोगे यार नए नए वर्कर्स को मैं अभी हायर कर रहा हूँ, मुझे वो भी नहीं पता है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व होंगे या नहीं, हो सकता है कि वो चोरी कर लें या कि यानी कि लीकेजेस हो जाए। तो ये सब इंडस्ट्री में दिक्कत आ सकती है, राइट। और भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, बट ये जो मैंने लिखा हुआ और मुझे दिमाग में आया वो मैं बता रहा हूँ। आपको अपने एंड से कोई दिक्कत दूसरी दिखती है तो वो भी लिख लीजिए। तो देखो यही सब मैंने लिखा हुआ है कि मार्केटिंग में फंडिंग की दिक्कत है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी की सारी एसएमई है। एसएमई मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है। फिर लैक ऑफ मार्केटिंग एंड स्किल्स एंड ट्रेनिंग है। फिर डोमिनेंस है और इनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेक्टर का। ओके, 3 पॉइंट लिख दिए भाई। फिर सप्लाई चेन में मेरे पास लॉस फूड हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और उसका मैंने एग्जांपल लिखा भाई राइपिंग फ्रूट, कि हो सकता है कि मेरी जो इंडस्ट्री है वो फ्रूट की है और फ्रूट में जब तक लाता हूँ तब तक तो भाई पक चुके होते हैं, काम ही खत्म हो जाता है। फिर लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड परसिस्टेंट इशूज़ ऑफ लीकेज एंड करप्शन। तो ये नॉर्मल सारे पॉइंट थे, खास इसमें कुछ है नहीं और नॉर्मली लिखना था, तो मैंने नॉर्मल पॉइंट लिख दिए। और मैं बताता हूँ कि हो सकता है तो जब 2 पॉइंट लिखना हो ना तो इसी तरीके से लिखना बहुत अच्छा दिखता है। ओके, अभी ई कॉमर्स कैसे इसको सॉल्व कर सकता है? तो भाई सबसे पहले तो इंटरमीडिएटरीज को भी रिमूव कर देता कि करप्शन और लीकेज करने वाले जो बंदे हैं उसको ही हटा दो, बीच में कोई चाहिए ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन वाला बीच में चाहिए ही नहीं, डायरेक्ट बायर और सेलर को जोड़ दीजिए, ख़त्म। जैसे कि करता है ई कॉमर्स कौन है भाई? अमेजॉन फ्रेश टैग। अभी अमेजॉन फ्रेश का काम क्या है बताए? जो सब्जियां बजमा फार्मर के थ्रू से डायरेक्ट आपको लेके देना, अमेजॉन फ्रेश कर सकता है। फिर ब्लिंकिट तो आप जानते ही हो, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। फिर भाई क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन होगा और ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। फिर भाई ऑटोमेटिक मार्केटिंग हो जाएगी। क्या फार्मर को कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत है या फिर कोई मेरी इंडस्ट्री मार्केटिंग करने की ज़रूरत है मुझे इंडस्ट्री को? नहीं, ये खुद अमेजोन करेगा ना अपनी, कि वो स्विगी भी करता है, पाइए ग्रोसरी सिर्फ 2 मिनट में, ये सब क्या है, वो खुद मार्केटिंग कर रहे हैं भाई, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर रेगुलेटरी मैकेनिज्म अच्छा हो जाएगा। ये मैंने कल का जो बीएसएस प्रिंसिपल और गाइडलाइंस दी थी वो यूज़ किया हुआ है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म का ही बता हुआ। और भाई कंज्यूमर बेस इन लोगों का बहुत बड़ा है तो मार्केट भी हमें बहुत बड़ी मिल जाएगी। ओके, और लास्ट में देखो मैंने लिख दिया एक चीज़ कि डजेंट एलिमिनेट ऑल द इशू। यस,
क्या ई कॉमर्स के आने से ऐसा तो थोड़ी ना है कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस, कुछ कुछ फिर भी रहने वाला है। तो ई कॉमर्स डज नॉट एलिमिनेट ऑल द इशू, बट इट इज़ बीकन ऑफ लाइट ओवर द पास्ट ऑफ ईयर। क्योंकि ये जो ई कॉमर्स है वो एक भाई उम्मीद की किरण तो बन के आया है ना, कि हाँ भाई जो इश्यूज थे थोड़े मारे तो इन्होंने अच्छे कर दिए हैं, इसीलिए ये एक बीकन ऑफ लाइट बन के आया है। ठीक है, अभी देखो ऐसे सब जो वर्ड होते हैं ना, ये आपको सीखने हैं और आपको यूज़ करने हैं, तो ही आप कर पाओगे। यकीन मानिए, आप सिर्फ एक बार देख लिया और आपने यूज़ नहीं किया ना, इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप अपने आंसर में से लिखोगे। ये सब वर्ड आपको एसए में, एथिक्स में, उधर आप यूज़ करोगे, बट जीएस में लोग करना भूल जाते हैं। और जीएस में आपको इंट्रो में और कंक्लूजन में ऐसे वर्ड बहुत काम आते हैं, तो याद रखना ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। अभी हिंदी के लिए जो अगर आप हो तो आप क्या यूज़ करोगे, तो भाई हालांकि ई कॉमर्स संपूर्ण समस्याओं का निवारण नहीं है, पर ये हमारे उद्योगों के लिए एक आशा की किरण बन के ज़रूर उभरा है। ओके, चलिए, अभी काफ़ी हमने लेट कर दिया, 15-16 मिनट हो गई हमारी। अभी हम आज की न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और आज की न्यूज़ देखो इतनी बड़ी नहीं है, तो इजीली हो सकती है डिस्कस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक काम करिए, इसी को डिस्कस कर लेते हैं, डिजिटल इकोनॉमी को। ओके, सबसे पहले डिजिटल इकोनॉमी ऑलमोस्ट बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे ये 2023 का ही क्वेश्चन देख लीजिए, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पूछा गया था, और ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, बहुत पुराना नहीं है, 7 तारीख को ही हमने डिस्कस किया था, 7 जनवरी को हमने डिस्कस किया था। आपको अगर जानना हो तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं। ओके, अभी इधर की न्यूज़ देख लेते हैं। तो भाई मीटी की रिपोर्ट आई है, इसके बारे में बोला है कि भाई इंडिया ऐसी फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज हो जाएगी जो ओईसीडी की फ्रेमवर्क के अंदर आ रहा है, जो कि डिजिटल इकोनॉमिक साइज की असेसमेंट करता है। हटाइए कुछ काम का नहीं है, की फाइंडिंग्स में आ जाइए भाई। तो भाई डिजिटल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रही है इंडिया का ऑलमोस्ट 12% जितना हिस्सा, जो कि इंक्रीज हो जाएगा 25 तक 13.4% जितना। हाँ, अभी आप अपने आंसर में क्या लिखोगे, अपने आंसर में आप लिखोगे अराउंड 13%, ये लिख देना। और बाजू में क्या लिखोगे, किसका डेटा है ये, एज पर मीटी। ठीक है, उसका डेटा है, ये लिखना ही है आपको। फिर भाई थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज इकोनॉमी हो जाएगी हमारी आपके इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। अच्छा, तो भाई की डिजिटल एमर्जिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है हमारा भाई, आईसीटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन है। ओके, और कंपनीज तो बहुत सारी है जो इस सेक्टर में बढ़ रही है। ठीक है, फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की न्यू डिजिटल इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें तो टेक फर्म आ रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म नए नए बनते जा रहे हैं, वो सब है। इवन भाई डिजिटल की जो शेयर मार्केट भी है ना, वो भी अभी तो बूम पे चल रही है। फिर डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल सेक्टर की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 2% जितना जीओए में कंट्रीब्यूट हमेशा करता रहा है। ओके, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अराउंड 15 मिलियन वर्कर्स हैं इसके साथ जुड़े हुए, तो हमारी ये ऑलमोस्ट 2.5% जितनी वर्कफोर्स है इसके अंदर। प्रोजेक्टेड ग्रोथ की हम बात करें तो 1 ऑफ द 5th इंडियन नेशनल इनकम जो आती है वो यहाँ से आएगी बाई 2029 to 30, और ये भाई सरपास कर जाएगा हमारा एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी। यहाँ से पोटेंशियल पता चलता है कि भाई डिजिटल इकोनॉमी का पोटेंशियल कितना हाई है। और ये लाइन भी आप याद रखोगे, ठीक है, कि 1/5 हो जाएगी बाई 2030। और ये कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, तो भाई मीटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। सिर्फ आप मीटी डाल दोगे ना अपने आंसर में, आपका आंसर पा के क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। की रिकमेंडेशन क्या है भाई, ब्रॉडबैंड सर्विसेज को हमें बढ़ाना है, फिर गैप्स जो है उसको फुलफिल करना है, न्यू डेटा को हमें कलेक्ट करता जाना है, दैट्स इट। और क्या क्या हमने इनिशिएटिव लिए रखे हैं, क्यों ऐसा बढ़ क्यों रही है, तो भाई हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना लेके आई है जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। फिर हमने ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स बनाया है, ये भी हमने ना 7 जनवरी की वीडियो में ही बात की हुई है। 7 जनवरी में इसमें बहुत सारे जो पॉइंट है वो इसमें ओवरलैप हो रहे हैं। आगे भी जो न्यूज़ आएगी वो भी हमने 7 जनवरी में कवर करके रखी है। फिर भाई स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम, फिर नेट को अच्छा करने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट, फिर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हम लेके आए हैं, और पीएमजी दिशा मतलब कि डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम भी हम लेके आए हैं। ओके, तो ये डिजिटल इकोनॉमी के लिए इंडिया के क्या क्या स्टेप्स हैं वो सारे बताए गए हैं। फिर ना डिजिटल इकोनॉमी के प्रोटेक्शन के लिए भी स्टेप्स हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं भाई, तो हमने IC4 बनाया है, सॉरी उल्टा बोल दिया, I4C बनाया है। फिर हमने सर्टिन बनाया हुआ है। फिर हमने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन बनाया हुआ है भाई, अपना RBI का कैंपेन चलता है ना, जानकार बनिए सतर्क बनिए। ठीक है, फिर हमने डिजिटल हेल्पलाइन बनाई हुई है 1930, कि आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो यहाँ पे फ़ोन कर लीजिएगा, कोई साइबर क्राइम के रिलेटेड आपके मतलब साइबर क्राइम होता है तो यहाँ पे फ़ोन कर लीजिए। ओके, तो ये सब आपको काम आएगा। और ये आंसर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, और अपने लिखने के बाद उसको जानना हो कि ये कैसे होना चाहिए था, तो ये 7 जनवरी की वीडियो देख लेना। ठीक है,
चलिए अभी ऊपर का देख लेते हैं भाई। कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। ओके, नेशनल हेल्थ मिशन सबसे पहले बात किसकी करता है भाई? तो भाई सबको एक्सेस मिल जाए, इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ये 2013 में सब्ज्यूम कर दिया था रूरल हेल्थ मिशन को और अर्बन हेल्थ मिशन को, और एक बड़ा हेल्थ मिशन बना दिया, नेशनल हेल्थ मिशन। इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं भाई? तो शुरुआत से लेकर अंत तक आएंगे। जैसे कि जब किसी चाइल्ड का बॉर्न होता है तब से हम शुरू करते हैं हेल्थ को देखना। शुरुआत आती है जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ओके, मतलब कि भाई जो मदर है उनकी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, और जो न्यू बेबॉर्न बेबी है उसका भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। ओके, फिर हमारा आता है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एंड रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, दोनों में मेन क्या इशू हम यहाँ पे टैकल कर रहे हैं? तो जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि टीबी, मलेरिया, लेप्रोसी, HIV, ये सब हम कवर कर रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज के अंदर। और दूसरा टीबी के लिए हमारा पर्टिकुलर अलग से भी प्रोग्राम है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। फिर भाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हमने टारगेट करने के लिए उसके लिए भी प्रोग्राम लेके आए हैं, और नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक हमने बनाया हुआ है। ओके, फिर एट लास्ट अदर्स में हम देखें तो हमने PM आशा बनाया है। आशा मतलब एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट प्रोग्राम। तो भाई सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होते हैं, मतलब कि जो हेल्थ के रिलेटेड मदद करेंगे, वो सब के लिए एक प्रोग्राम अलग से बनाया हुआ है। तो देखो 4 पॉइंट आपके हो गए। अभी देखो UPSC ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछता है। ऑलमोस्ट क्या होता है कि कोई भी एक प्रोग्राम पूछ लिया, या फिर उसकी चैलेंजेस पूछ लिए, या फिर अब तक क्या हमने हासिल किया है वो पूछ लिया, क्या फर्दर हम कर सकते हैं वो पूछ लिया, सिग्निफिकेंस पूछ लिया। तो इसलिए अगली बार ऐसा ना हो, इसलिए हमें ध्यान देना है, ठीक है? ना हो मतलब कि अगर क्वेश्चन आता है और हमें ऐसा ना हो कि ना आए, इसलिए ये सब ध्यान से करना है। और ऊपर से ये सब इश्यूज आपको दूसरी जगह भी काम आ जाएंगे। जैसे समझ लीजिए कोई वुमन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, वुमन की हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये जननी सुरक्षा योजना आ जाएगा काम, शिशु सुरक्षा योजना काम आ जाएगा। फिर भाई लोगों की हेल्थ को बचाने के लिए क्वेश्चन पूछा है, या फिर पर्टिकुलर कोई डिजीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया कैसे डिजीज कंट्रोल कर रहा है, तो आपको ये वेक्टर बॉर्न और ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल काम आ जाएगा, और ये प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक वाला काम आ जाएगा। ओके, तो ये हमें दिमाग लगाना है कि भले ही यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। और फिर देखो ऐसी सब लाइन होती है ना, इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी, ये सब आपको कंक्लूजन में भी यूज हो सकती है। आगे देखते हैं ये जो हेल्थ मिशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। तो स्टेट गवर्नमेंट करवाएगी और उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। जैसे कि स्टेट और सेंटर के बीच में 60-40 में शेयरिंग होता है, और नॉर्थ ईस्ट वाले और हिमालयन जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे 90-10 में शेयरिंग होती है। ओके, अचीवमेंट क्या क्या है नेशनल हेल्थ मिशन की? तो भाई 87% डिक्लाइन हमें देखने को मिला है MMR के अंदर। MMR मतलब मैटरनल मोर्टालिटी रेट। फिर हमें अंडर 5 मोर्टालिटी रेट के अंदर 75% रिडक्शन देखने को मिला है, और डिजीज एलिमिनेशन कंट्रोल में भी हमने ऑलमोस्ट बहुत सारी बीमारियों को हटा दिया है। जैसे कि भाई काला अजहर जो है वहाँ पे हमने एलिमिनेशन के टारगेट को अचीव किया है, और जो मीसल्स रूबेला वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके भी हमने कवरेज को 98% के आसपास पहुँचा दिया है। ओके, तो अभी अब काला अजहर बीमारी है भाई, इसके बारे में बता देता हूँ। काला अजहर किसके थ्रू होता है? तो भाई सैंड फ्लाइज होती है, सैंड फ्लाई, उसकी वजह से होता है। सैंड फ्लाई में भी पर्टिकुलर किसकी मैं बात कर रहा हूँ तो लेशमेनिया करके होती है। लेशमेनिया से काला अजहर बीमारी होती है। इसका नाम काला अजहर क्यों है भाई? तो भाई वर्ड को तोड़ दीजिए। काला का मतलब होता है ब्लैक, ठीक है। अजहर का मतलब होता है बीमारी। अजहर पर्शियन लैंग्वेज है, अजहर का मतलब बीमारी। ये कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? तो भाई अपने इंडिया के बिहार, बंगाल, UP वो वाली में देखने को मिलेगी। और इसको काला अजहरी क्यों बोलते हैं, ब्लैक बीमारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर ये सैंड फ्लाई आपको इन्फेक्ट हो जाते हैं, आप इससे लेशमानिया से इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो जो स्किन होती है ना वो काली पड़ने लगती है, मतलब उससे कलर उड़ गया है जैसा दिखता है, इसीलिए काला अजहर। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं। भाई मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात की गई है। WTO की रिपोर्ट थी कि भाई जितना भी ट्रेड चल रहा है 80% जितना मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ ही चल रहा है। हटा वटा वो सब हमारा काम का नहीं है। हमारा काम का क्या है? तो मोस्ट फेवर्ड नेशन सबसे पहले तो क्या होता है? तो भाई WTO की जितनी भी कंट्रीज़ है, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड में वो सारा यही देखती है। तो उन कंट्रीज़ को सबको बोला गया है कि भाई आप अपना ऐसा बताओ कि जो अपने साथ मतलब आपकी दूसरी जो कंट्री है वो आप किसको फेवर करोगे। मतलब इंडिया को बोला जाता है कि आपका भाई फेवर्ड नेशन कौन सा है, कि आप इसको फेवर करोगे। अब इंडिया बोलता है कि भाई मैं समझ लीजिए पाकिस्तान को फेवर करूँगा, मोस्ट मैं उसको अपना स्टेटस देता हूँ
मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो फिर इसके साथ आपको कुछ कुछ फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा देनी है कि भाई इसके ऊपर मैं ये नहीं टैक्स लूँगा, इसके ऊपर मैं ये फैसिलिटीज़ दे दूँगा। और फिर WTO बोलता है कि येस, अभी जो आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग देते हुए जो जो फैसिलिटीज़ दूसरों को दी है वही फैसिलिटीज़ आप सबको दोगे, दैट्स इट। ठीक है, मतलब कि पहले आपको बताना है कि मैं क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकता हूँ और फिर जो वो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो आपको सबको देनी है, दैट्स इट। और मैंने आपको पाकिस्तान का एग्जाम्पल क्यों दिया भाई, तो सबसे पहले हमने पाकिस्तान को ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग दिया हुआ था, पर जब हमारा अटैक होता है ना, उरी अटैक होता है, तभी हम टैग वापस ले लेते हैं कि भाई पाकिस्तान को तो देना ही नहीं है कुछ भाई। ओके, तो इट इज़ कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर। मैंने बोला ना कि सबके साथ एक जैसा बिहेवियर करना है, पहले तो स्पेशल फेवर बता दो और फिर सबके साथ ऐसा करना है, डू द सेम फॉर और ये कहाँ पे बताया गया है, तो भाई आर्टिकल 1 ऑफ GATT जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, और साथ ही साथ गेट्स में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रिप्स में ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सब में ये बताया गया है। अभी क्या ये ऑटोमेटिकली मिल जाता है सबको? यस, नॉर्मली तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, बट अगर वहाँ पे कोई स्पेसिफाई आपने एग्रीमेंट साइन करके रखा है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर UPSC पूछता है इट ऑलवेज भाई कि हमेशा आपको मिल जाता है ऑटोमेटिकली, तो गलत बोल देना कि हमेशा नहीं मिलेगा। अगर एग्रीमेंट साइन करके रखा है कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट, तो नहीं मिल सकता है। ओके, बट स्टिल ये सिर्फ ऑलवेज से दिमाग में मत रखिए ना, हो सकता है उधर कुछ और लिखा हो और आप वर्ड देख के तुरंत टिक करके आ जाओ, डिपेंड्स कि उधर क्या वर्ड बोला गया है। ओके, इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ को MFN स्टेटस दे के रखा है। ठीक है, ठीक है, एक्सेप्शन क्या क्या है MFN के, कि क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं, तो भाई किसी के साथ आपने रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है या फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है तो ये स्टेटस नहीं मिल सकता है, मतलब तो इसका वायलेशन हमें देखने को मिलता है। फिर ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस दे है तो भी अगेन वायलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इन सब में क्या होता है कि अगर ये एग्रीमेंट साइन हो रहा है ना, तो हम बोलते हैं कि भाई हम दोनों के बीच में हम टैक्स नहीं लेंगे, चलिए ठीक है। जैसे कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में मैंने बहुत बार बताया, फिर से बता देता हूँ, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में हम कायदे से नंबरिंग करते हैं कि भाई ये 1 2 3 प्रोडक्ट हो गए, इसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, फिर PTA के ऊपर जाता है तो हमारा आता है FTA में बोलते हैं कि ये 1 2 3 हो गया, इसमें लेंगे, इसके सिवा किसी में भी नहीं लेंगे। ओके, फिर इसके भी ऊपर आप पता जाते हो तो भाई आपका साइन हो जाता है सेपा या फिर सेका। ठीक है, दोनों साइन हो सकते हैं, डिपेंड्स कौन सा करना है। ये है दोनों के दोनों इकोनॉमिक और कमर्शियल एग्रीमेंट को आपका देखते हैं, हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ, UAE के साथ ये सब साइन किया हुआ पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये टैक्स से भी आगे बढ़ जाते हैं, फिर सेका से और आगे बढ़ना है, मतलब सेपा से ही आगे बढ़ना है तो आपका हो जाएगा, एक आपका है ट्रेड यूनियन, उसके अब उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, इसके भी ऊपर आप चले जाते हो तो आपका हो जाता है पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन का एग्जाम्पल क्या है भाई, तो अपना यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल यूनियन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई FTA साइन किया उसका मतलब सबको फ्री में दो टैक्स, तो भाई कंट्री डूब जाएगी। तो जिसके साथ साइन है उसके साथ थोड़ा सा अलग व्यवहार चलता है। ओके, यहाँ पे की टर्म्स बोली गई है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ भी यूज होती है। ये मतलब क्या है, सबसे पहले तो एंटी डंपिंग, डंप का मतलब क्या है, कचरा आप कहीं पे डंप करते हो, फेंक देते हो, उसी को बोलते हैं डंपिंग करना। और यहाँ पे क्या है यहाँ पे डंप का मतलब क्या है, तो ट्रेड में डंपिंग हो रही है, मतलब कि कोई कंट्री समझ लीजिए, एग्जांपल से इजीली समझोगे, कोई कंट्री अपने यहाँ पे कोई एक मोबाइल है वो बेच रही है 100 रुपये में। ठीक है, 100 रुपये में अपने घर में बेच रही थी, और वही वो बोलती है कि एक काम करो, दूसरे की कंट्री में यही मोबाइल बेचना है ना, तो ये मोबाइल हम बेच देते हैं 50 रुपये में। इससे नुकसान क्या होगा, समझ लीजिए एग्जाम्पल में ये चाइना था। ठीक है, चाइना हमारे यहाँ पे 50 में बेच दे रहा है मोबाइल, की जाने दो भाई, ऐसे ही एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है, हमें नहीं चाहिए, जाने दो, बहुत प्रोडक्शन हो गया था। पर हमारे यहाँ पे जो मोबाइल बन रहा है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं वो कितने में बना रहे हैं भाई, हमारे यहाँ तो 100 रुपये में ही बन रहा है। और अचानक से अगर 50 रुपये में मोबाइल आने लगता है तो लोग कौन सा मोबाइल खरीदेंगे, डेफिनेटली 50 वाला खरीदेंगे। तो इससे नुकसान किसका हो जाएगा, हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का, जो 100 रुपये में बना रहे थे। और चाइना ने तो क्या किया है, चाइना तो बस डंप किया है कि बहुत एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ा हुआ है, कहीं पे भी डाल दो सस्ते में, मुझे चल जाएगा। तो ये डंपिंग ना हो ऐसी कि भाई बंदा अपने घर से भी सस्ता हमारे में बेच रहा है, ऐसा ना हो, इसीलिए हम बोलते हैं डंप के सामने हम ड्यूटी लगा देंगे, मतलब कि एंटी डंपिंग, डंपिंग नहीं होने देंगे, ड्यूटी लगा देंगे, देन इट इज़ कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये किसके ऊपर लगती है, मे इम्पोज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। क्यों इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर, क्योंकि इसकी प्राइस बिलो होती है मार्केट प्राइस से, होनी चाहिए उससे भी।
गॉट इट। अभी दूसरे ही इसी के जैसा होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी मतलब क्या है, हम यहाँ पे काउंटर कर रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे ही अगेन चाइना का ही एग्जांपल लेते हैं। चाइना क्या करता है, 100 रुपये का ही फ़ोन बन रहा था, ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, पर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को बोलता है एक काम करो, आपको मैं ना 100 रुपये का फ़ोन आपको पड़ रहा है, मैं आपको 20 रुपया ना सब्सिडी दे देता हूँ। सब्सिडी मिलेगी तो क्या होगा कि एक्चुअली फ़ोन की प्राइस कितनी हो जाएगी, 80 रुपये में ही पड़ा मैन्युफैक्चरर्स को। अभी ये मैन्युफैक्चरर हमारे यहाँ पे 80 में तो बेच ही सकते हैं, राइट, बंदा 80 में बेच रहा है इंडिया में आके, तो अगेन हमको क्या हो जाएगा, इंडिया को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने तो भाई 100 रुपये में बनाया था ना। तो ये जो सब्सिडी दी है उसको काउंटर करने के लिए जो हम टैक्स लगाते हैं उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, क्योंकि सब्सिडी को हमने क्या किया है, काउंटर किया है। गॉट इट। तो दोनों का मतलब समझ लेना है। डंपिंग का ड्यूटी का मतलब है सस्ते में बहुत ना आ जाए वो देखना है, और काउंटर वेलिंग का ड्यूटी है अगर सामने वाले ने सब्सिडी लगा के माल यहाँ पे भेजा है तो उसको हम काउंटर कर देंगे। गॉट इट। चलिए अभी आगे देखते हैं 10 ईयर्स ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना। अगेन 10 साल हो गए हैं, मैंने जैसे पहले बताया पॉसिबल है, आ सकता है। ओके, ये किसके अंदर आया था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर आया था। ऑलमोस्ट 4.1 करोड़ जितने इसके अंदर एनरोलमेंट हो भी चुके हैं। ओके, सुकन्या समृद्धि है क्या भाई, देखो सुकन्या से तो आपको पता चलता है लकड़ी, समृद्धि का मतलब क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी। और प्रॉस्पेरिटी कैसे होगी, अगर आपके पास पैसा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये स्कीम जो है किसकी बात करती है, पैसे की बात करती है। तो भी यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आपकी गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो आप हर साल, अब पहले तो एक अकाउंट खुलवा लीजिए आप पोस्ट ऑफिस में या फिर अपनी कॉमर्शियल बैंक में, और ये लड़की 10 साल की हो उससे पहले खुलवा लेना है। और फिर इनके नाम का, मतलब वो जो गर्ल है उनके नाम का आप हर साल पैसा जमा करवा सकते हो इस अकाउंट के अंदर। कम से कम 250 रुपीज़ हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपीज़ हो सकते हैं, और ये पर ईयर हो सकता है, ठीक है। अभी इससे ही एक क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी पूछेगा कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा डाल दो, तो लिमिट है 1.5 लाख, ठीक है। फिर कौन करेगा पैसा जमा, भाई गार्जियन करेगा, जो भी उनके मम्मी पापा या फिर उनकी देखभाल करने वाला होगा वो करेंगे। और जब वो 18 साल की हो जाती हैं तब उन्हें अगर चाहिए तो वो पैसा उठा सकते हैं, ठीक है। और पूरा का पूरा डेफिनेटली नहीं उठेगा, कितना उठेगा, तो फिर 50% ही उठेगा। और वो भी क्या है कि वो 18 साल की हो जाती है तो वो अपने मन की मालिक है, वो जैसे सेट करेगी उस तरीके से होगा, बट हाँ उठेगा तो 15% ही, हाँ 50% ही। और कितना इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलने वाला है, तो 8.2% मिलने वाला है। तो आप बोलोगे बाकी का 50% का क्या होगा, तो भाई जब तक आपने जब भी स्कीम चालू की है उस स्कीम से लेकर के इस 21 सालों तक ये स्कीम चलती है, तब तक आपका पैसा पूरा का पूरा नहीं उठ सकता। ये आपको याद रखना है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि भाई 21 सालों तक हमें रखनी होती है, बाकी नहीं उठ लग सकता है, ठीक है। जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया तब से लेकर 21 साल तक पीरियड गिनना है। तो आप बोलोगे कि यार कि फिर तो मुझे हमेशा पैसा भरना ही पड़ेगा, राइट, यस भरना ही पड़ेगा, कोई आप इलाज है ही नहीं, एक बार शुरू किया है तो भरना पड़ेगा। कब बंद हो सकता है, तो भाई उनके जो गार्जियन है उनकी डेथ हो जाती है तो बंद हो सकता है, या फिर जो भाई पर्सन थी उनकी डेथ हो जाती है तो बंद हो सकता है। मतलब कि जो अनफोर्सिड सर्कमस्टांसेस आ जाता है, मतलब एकदम ही बकवास हो गया तो बंद कर सकते हो, बाकी बंद नहीं करवा सकते हो। अगेन इससे तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या यह कभी भी बंद नहीं हो सकता है, तो भाई हो तो सकता है बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही होगा। ओके। और भाई न्यूज़ में एक और शब्द यहाँ पे न्यूज़ में है कि कोई ऐसा गांव है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, उन्होंने ये सब करवा के रखा है, मतलब ये समृद्धि अकाउंट खुलवा लिया है ऑल एलिजिबल गर्ल्स का, तो इस ग्राम को हम बोलते हैं सुकन्या समृद्ध ग्राम, ठीक है। ओके डन, कंप्लीट हो गया। हाँ एक लाइन छूट गई मेरी कि भाई पर पर्सन एक ही अकाउंट खुलता है और पर पेरेंट आप 2 अकाउंट खुलवा सकते हो अपने 2-2 बच्चियों के लिए अलग अलग, ठीक है। अभी भाई मेंस में आपको क्या यूज़ करना है, तो भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला पॉइंट आपको यूज़ करना है, फिर ये सुकन्या ग्राम समृद्धि वाला पॉइंट यूज़ करना है, ये दोनों आपको काम आएगा, ठीक है। और हाँ ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमन सेंस की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी बड़ी होगी। हाँ ये दोनों बाकी है अभी। फिर वे बोल रहे हैं कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर हमने साइन किया है प्रिंसिपल पर्पस ट्रीटी। ओके प्रिंसिपल पर्पस ट्रीटी, पेन बदल जा, प्रिंसिपल पर्पस ट्रीटी। ट्रीटी क्या, टेस्ट। ओके सबसे पहले तो जान लेते हैं व्हाट इज DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। समझ लीजिए कि भाई अमेरिका का कोई पर्सन है, वो हमारे यहाँ काम कर रहा है और फॉर एन एग्जाम्पल 10 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है। अभी इंडिया बोलेगी कि भाई हमारे यहाँ पे आप काम कर रहे हो तो भाई हमें टैक्स दो। अमेरिका बोलेगा कि नहीं नहीं यार ये हमारा बंदा है, हम आपके यहाँ तो सिर्फ काम कर रहा है तो हम इसके पास से टैक्स लेंगे, इनकम टैक्स लेंगे। तो ये नुकसान हो गया ना पर्सन के पास से, पर्सन को भाई अमेरिका में भी टैक्स देना है और इंडिया में भी टैक्स देना है, डजेंट मैटर वो किधर से भी आ रहा हो।
तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि ऐसा ना हो, डबल, जिसका नाम ही क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये डबल टैक्स अवॉइड हो जाए, इसीलिए ये एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों कंट्री मिलती है और बातचीत करती है कि भाई क्या करना चाहिए, आप टैक्स रखोगे या मैं टैक्स रखूँ, या फिर दोनों बांट लेते हैं कि 5 आप रखना 5 मैं रखूँ। ऐसा जो भी बातचीत होता है, अलग अलग भी निकल सकता है। ऐसी जो ट्रीटी होती है उसको हम बोलते हैं DTA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। किसके साथ ये हमारी साइन हुई पड़ी है भाई? मालदीव्स के साथ साइन है। ठीक है, दूसरे बहुत कंट्रीज के साथ साइन है, बस वो इग्नोर कीजिए, बट है, वो ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें क्या है कि समझ लीजिए फिर हमारा डिसीजन हो जाता है कि भाई इंडिया तू रख लेना टैक्स जितने भी होते हैं। तो ये बंदा समझ लीजिए कि ऐसा हो कि ऐसा बोले कि भाई 1 लाख तक आपको टैक्स रख लेना है, उसके ऊपर जो आता है वो मैं रख लूँगा। अमेरिका बोलता है मैं रख लूँगा, बोलते हैं हाँ ठीक है। तो ये बंदा बोल सकता है कि भाई मैंने 1 लाख रुपए तो इंडिया में भर दिए हैं, अभी मुझे जितने भी भरने हो उसमें से 1 लाख कट कीजिए, फिर मैं भर देता हूँ। ठीक है, ओके, आप ये DTA समझ गए भाई। इसी के अंदर आता है हमारा प्रिंसिपल पर्पस ट्रीटी। इसके अंदर क्या बोलते हैं कि भाई कोई भी पर्सन इसका मिसयूज ना करे, वो हमें ध्यान देना है, दैट्स इट। अबे मिसयूज कैसे हो सकता है? देखिए, मिसयूज हो सकता है कि समझ लीजिए इंडिया में टैक्स रेट है 30%, ठीक है, और इंडिया ने केमन आइलैंड के साथ टैक्स, मालदीव्स के साथ ही टैक्सेशन एग्रीमेंट साइन करके रखा है, DTA साइन करके रखा है, और मालदीव्स में टैक्स है 5%। अभी मैं क्या करता हूँ कि मेरी जितनी भी इंडिया में कमा रहा हूँ इनकम, वो मैं सब बताऊंगा कि मालदीव से ही आ रही है। समझ लीजिए मालदीव्स में भी मेरी एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, और इंडिया में भी कंपनी है। मालदीव से इंडिया से मैं कमाया 5 लाख रुपए अपनी कंपनी से, और मालदीव से कमाया 1 लाख रुपए। पर मैं बता क्या रहा हूँ, ऐसे झूठ मूठ के कागजात मैंने बना दिए, और मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं जितना भी कमाया ना, सारा का सारा 5.5 लाख रुपए जितना, वो तो मैं मालदीव से ही कमाया हूँ। तो जो मैं टैक्स भरूंगा ना, वो मालदीव्स को भरूंगा। क्यों? क्योंकि मालदीव्स में तो 5% टैक्स है, और इंडिया कायदे से इसमें कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारा तो DTA साइन पड़ा हुआ है। मैंने बस जोल करके बता दिया कि मेरी इनकम तो मालदीव से आ रही है। तो ये हो गया ना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का नुकसान, कि हाँ भाई बंदा चाहे तो चोरी कर सकता है टैक्स की। तो ऐसा ना हो, इसीलिए बहुत सारे मेजर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। ये तो एग्जांपल दिया, वैसे ये करने नहीं देती है। हमारी जो अथॉरिटी है वो बहुत पावरफुल है, ऐसे वैसे करने नहीं, कर लेते हैं वो अलग बात है, बट बहुत पावरफुल है। उसी में से एक ये आता है हमारा प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। टेस्ट है ये, टेस्ट में क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कहीं पे चीटिंग तो नहीं चल रही है। ओके, डन है। यही मैं जो आपको समझाना था, बाकी जो भी है सबका सब फालतू है। और ये किस फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है? तो भाई बेप्स के अंदर काम करता है, बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग। बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है कि किसी कंट्री का जो प्रॉफिट है वो ख़त्म नहीं होना जाना चाहिए, दैट्स इट। ये किसका मैकेनिज्म है? बेप्स, बेप्स मैकेनिज्म है OECD का। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्या कुछ और काम का है? कुछ भी काम का नहीं है, सब मैंने जो आपको बताया वो उतना काफ़ी है। फिर भाई यहाँ पे आ जाइए, हमारी कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 को बांट देंगे बाई 2030। ओके, बहुत अच्छी बात है भाई। पहले एक टाइम था जब UPSC ने 2-3 क्या एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ था GI टैग के ऊपर से, तब से लेकर अब तक हर एक इंस्टीट्यूट इसका हर एक क्वेश्चन निकालती है कि भाई GI टैग, GI टैग, GI टैग। बट अभी GI टैग इतने सारे दे गए हैं ना कि इसको याद रखना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब एकदम इम्पॉसिबल है कि आप याद नहीं रख सकते हो कि कौन से स्टेट से कौन से प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है। आप सोचिए 605 टैग दिए गए हैं, GI टैग अलग अलग प्रोडक्ट को, तो नहीं याद रख सकते हो भाई आपकी कौन से स्टेट के कौन सा है। तो मैं बोलूँगा इग्नोर करना, जो न्यूज़ में है उसको रख लो याद अगर होता है तो, बाकी इग्नोर करना। ओके, GI टैग होता क्या है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है कि कोई भी प्रोडक्ट कोई पर्टिकुलर जियोग्राफी का ओरिजिन है और उसकी कोई सर्टेन क्वालिटीज़ है, रेप्यूटेशन है, तो उसको GI टैग मिल सकता है। मतलब उसमें कुछ ऐसी स्पेशलिटी होनी चाहिए, ठीक है, रेप्यूटेशन या फिर क्वालिटी तो मिलेगा। और एग्जाम्पल दे देता हूँ भाई, तो भाई असम के अंदर, असम नहीं लेते हैं, चलिए हम लेते हैं कश्मीर। कश्मीर के अंदर पश्मीना शॉल बनती है, आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। इस पश्मीना को GI टैग मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई पश्मीना बहुत फेमस है ना, उसकी एक अलग से क्वालिटी है, रेप्यूटेशन है, इसलिए GI टैग मिला हुआ है। ऐसे ही सारी जो चीज़ें होती है जो यूनिक है उसको GI टैग मिलता है, ठीक है। ओके, तो जब भी ये टैग मिलता है तो किस ड्यूरेशन क्या है इसका? तो 10 साल के लिए मिलता है और ये रिन्यू भी हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है। तो भाई क्वालिटी एश्योरेंस करता है, और ये एक डिस्टिंक्ट आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। आपको मतलब फील तो आता है ऐसा एटलीस्ट।
ग्लोबल रिकॉग्निशन देखें तो भाई इट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अंडर पेरिस एग्रीमेंट, और ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर भी ये कवर्ड है। ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ WTO। इंडिया के अंदर देखें तो ये हमारा GI टैग एक्ट 1999 है। इसको रजिस्टर करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, रजिस्टर ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। एंड डिपार्टमेंट देखें तो DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, GI टैग इंडिया के अंदर भाई सबसे पहला GI टैग मिला था दार्जिलिंग ट्री को, और हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग मिले हुए हैं उत्तर प्रदेश को, फॉलोड बाय तमिलनाडु। रिसेंट GI टैग की बात करें तो भाई बोडो नाजरी है, ये आसाम के राइस हैं, ये आसाम के जूट लीव्स हैं। और फिर तिरंगी बर्फ़ी है, ये यूपी की है। फिर रिज़ा टेक्सटाइल है, त्रिपुरा की है। याद नहीं रहेगा, इग्नोर कर देना। मैं देखो बोल रहा हूँ कि एक्चुअली इग्नोर करो, फिर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बताने के बहुत चांसेस कम है, क्योंकि इतने सारे GI टैग है तो UPSC ऐसा तो नहीं पूछेगा, वो पागल नहीं है, हो सकता है इंस्टीट्यूट हो। अभी देखो, अभी ये न्यूज़ में था तो हमने फिर से ये बता दिया है, जो हम हर बार बोलते हैं कि भाई ये सारे के सारे क्या है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर क्या क्या आता है वो है भाई पेटेंट का। देखें तो पेटेंट एक्ट 1917 के अंदर 20 साल के लिए दिया जाता है। कौन सी चीज़ है तो नॉवल बुक ऐसा कुछ लिखा है तो वो मिलेगा। फिर ट्रेडमार्क जो है 1990 एक्ट के अंदर आता है। इसमें ट्रेडमार्क मतलब क्या है, लोगो, कोई डिज़ाइन है बिजनेस की, उसके लिए मिल सकता है और 10 साल के लिए मिलता है, और अगेन ये रीन्यू भी हो जाता है। ट्रेडमार्क का हम भाई जो स्मार्ट आइज का लोगो है वो क्या है, वो मेरा ट्रेडमार्क है भाई, मैंने ये रजिस्टर नहीं करवाया है, वो अलग बात है, रजिस्टर करवा लूँ तो कायदे से ट्रेडमार्क है, अभी के लिए तो बस नाम का है। फिर भी डिज़ाइन हो सकती है, डिज़ाइन एक्ट 2000 में, इसमें 10 साल प्लस 5 साल का लिमिट है। फिर कॉपीराइट जा सकता है, कॉपीराइट 57 एक्ट के अंदर आता है। इसमें क्रिएटिव कोई मेरी चीज़ है, कोई लिटरेरी वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है तो कॉपीराइट लग सकता है। ये कब तक मिलता है तो ये इसका ड्यूरेशन सबसे बड़ा होता है, ये ऑथर की लाइफ टाइम तक होता है, और उसके भी बाद अगर वो ऑथर की डेथ हो जाती है उसके भी 60 साल तक मिलता है। फिर कोई प्रोड्यूसर है तो 60 ईयर्स तक मिल सकता है, कोई परफॉर्मर है तो 50 साल के लिए मिल सकता है। ओके, GI टैग हमने देख लिया 10 साल के लिए, और रिन्यू होता है हर 10 साल को आपको करना हो तो। और ट्रेड सीक्रेट टैक्स भाई कॉन्फिडेंशियलिटी है, हमेशा तक चलेगी जब तक आपको रखनी है। ओके, ये सारे के सारे आपको याद रखना है, पता नहीं कब पूछ ले तो कोशिश ज़रूर करनी है याद रखने की। मेन इसमें याद क्या रखोगे, उसका एक एक्ट याद रखोगे और उसका जो टेन्यूर क्या है वो याद रखोगे, ठीक है। देखो जो सिमिलर है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो ट्रेडमार्क है और GI टैग है वो सिमिलर है। फिर ये ट्रेड सीक्रेट का तो कुछ देखना ही नहीं है, उसको तो इग्नोर ही करना है, वो तो चलता ही रहेगा। और कॉपीराइट को थोड़ा देख लेना है, क्योंकि कॉपीराइट का टेन्यूर है वो सबसे बड़ा है, 60 साल 50 साल तक है, तो ये भी आपको याद रह जाएगा। दिमाग आपको लगाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ पैटर्न में, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये पैटर्न में और ये डिज़ाइन में। डिज़ाइन का है 10+5, उसके बाद ये नहीं मिलने वाला है, और पैटेंट का है 20, उसके बाद नहीं मिलने वाला है। मिल सकता है कब, जबकि आप पैटेंट में कुछ और नया किए हो, मतलब कि कोई आप मेडिसिन बनाए हो, पहले वो मेडिसिन कुछ अलग थी, उसमें कुछ क्वालिटीज़ अलग थी, अभी आपने उसमें कुछ बहुत अच्छा सुधार कर दिया है, मतलब कुछ नई टाइप की लेके आ गए हो, तो आपको मिल सकती है, ठीक है। बट यूजुअली क्या करती है कंपनी पता है, हल्का छोटा मोटा सा चेंज करती है और बता देती है कि देखो हमने बहुत बड़ा चेंज कर लिया। जैसे कि उसके अंदर समझ लीजिए सॉल्ट कंटेंट है और शुगर कंटेंट है, ये कंटेंट कितना था, ये 1 ग्राम था, ये भी 1 ग्राम था, अभी कंपनी ने चेंज क्या कर दिया, इसको 1.2 ग्राम कर दिया और इसको भी 1.2 ग्राम कर दिया, और बोल दिया कि हमने मेडिसिन चेंज कर दी है, पेटेंट को एक्सटेंड कीजिए और 20 साल के लिए। तो ये होता है बुड़बक बनाना, इसको बोलते हैं पेटेंट का एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। एवरग्रीनिंग कि वो बाद में ऐसा करेंगे, बाद में 20 साल के बाद इसको 1.1 कर देंगे और बोलेंगे हमने और चेंज कर दिया, लाओ नहीं फिर से पेटेंट। तो ये बकवास बात है और ऐसा गवर्नमेंट नहीं करने देती है, ठीक है। तो आपको ध्यान का रखना है, इसके 20 साल है और डिज़ाइन के 10+5। ओके चलिए अभी आगे देखते हैं, हमारी बड़ी न्यूज़ सारी हो गई है, अभी छोटी न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहला है फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन। इन शॉर्ट US ने बनाया है कि जो भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें को एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, ऐसी ना हो कि बकवास और फिर भी आप एक्सपोर्ट करते जा रहे हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, खास याद रखने वाला कुछ नहीं है, हटा देना है आपको। ओके, फिर है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ये भाई अपना गाज़ा स्ट्रिप के अंदर आता है, ठीक है। गाज़ा स्ट्रिप आपको पता होगा ये अपना इजराइल है, ठीक है, ये खंजर जैसा, और यहाँ पे अपना पड़ता है गाज़ा स्ट्रिप, ये कनेक्शन आपका बैठाता है ये इजिप्ट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ही हमारा कॉरिडोर पड़ रहा है, राफा कॉरिडोर आपने देखा होगा, हमने बहुत बार देखा है, और यहाँ पे अपना फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ओके, बाकी क्वेश्चन में खास याद रखने वाला नहीं है, बस सीज फायर रिसेंटली साइन हो गया, ये वो बकवास सब बातें हैं। ओरिजिनली ये 1979 में इस्टेब्लिश कर ली थी ट्रीटी और इसके थ्रू ये खुला हुआ था। ओके,
और कुछ इसमें नहीं है। यस, गाज़ा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला को जोड़ता है। सिनाई पेनिनसुला मतलब ये इजिप्ट का जो पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 बाजू से पानी से घिरा हुआ हो, तो ये सिनाई पेनिनसुला भी वैसा ही कुछ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उसके अपना रेड सी आ जाता है और यहाँ पे उसका आ जाता है मेडिटेरियन सी। हटाइए। और हाँ, इसराइल ना हमने 50 बार देखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे नहीं, एक चलो बता देता हूँ। यहाँ पे ना, यहाँ पे है सी ऑफ गलीली, ठीक है, गलीली। यहाँ पे आपका आता है डेड सी। यहाँ पे आपका ओपनिंग आती है गल्फ ऑफ अकाबा की ओर, ठीक है। यहाँ पे आपका ऊपर पड़ता है गोलन हाइट्स। यहाँ पे आपकी पड़ती है ब्लू लाइन। यहाँ पे दोनों के बाजू में से बीच से एक रिवर निकलती है, वो रिवर है जॉर्डन रिवर, ठीक है। यहाँ से बीच से एक कैनल निकलती है, वो कैनाल का नाम है बेन गुरियन कैनाल। फिर भाई यहाँ पे इनकी सबसे बड़ी सिटी है जेरूसलम, वो बहुत फेमस है, वो आपको पता होगा, ठीक है। हो गई ये इसराइल की मैपिंग। हाँ, उसकी बाजू की कंट्रीज कौन कौन सी है भाई, तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन सी पेन रखूँ, हाँ, यहाँ पे ब्लू लाइन आपकी किसके साथ है, तो भाई लेबनान के साथ है। यहाँ पे आपका सीरिया है, यहाँ पे जॉर्डन रिवर है, तो वैसा ही कंट्री का नाम है जॉर्डन। और यहाँ पे नीचे आपका आ जाता है इजिप्ट, ठीक है। डन। अब ये कंट्री का अपना पूरा लोकेशन खत्म इसराइल का। चलिए आगे जाइए। फिर है फ्लोराइड। फ्लोराइड भाई पानी के अंदर हमें मिलता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में हो जाता है तो डेफिनेटली ये बुरा होता है। ये फ्लोराइड जो है वो नेचुरली अकरिंग मिनरल है और ये प्रिवेंट करता है डेंटल कैविटीज़ और टूथ डीके को, अगर लिमिटेड मात्रा में लिया जाए। तो अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर तो साइड इफेक्ट ही है, और इतना साइड इफेक्ट है भाई 6 साल के कम से बच्चों के लिए तो फैटल हो सकता है, और जो न्यूरल डेवलपमेंट होता है उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है। और फ्लोराइड के बारे में क्यों ज़रूरी है भाई, तो यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्लोराइड के ऊपर, यहाँ पे देख लीजिए, हमने 2-3 बार डिस्कस किया है, पर फिर भी मैंने फिर से डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा हुआ हो, न्यू हो, तो आपको काम आए। ओके, न्यूज़ में क्यों था भाई, यूएस ने बंद कर दिया कि भाई हमारे पानी के अंदर फ्लोराइड मत डालना, दैट्स इट। फिर है भाई जूट क्रॉप, तो इसके अंदर एमएसपी दी जाती है, उसको बढ़ा दिया गया है 6% से। अभी ये पर क्विंटल 5,500 के आसपास दी जाएगी। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, और ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ का मतलब बारिश वाला क्रॉप, ठीक है, रेन। इसके लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, 15 से 34 डिग्री जितना सेल्सियस का टेम्परेचर है तो उनको अच्छा लगेगा। और मिनिमम रेनफॉल कितनी चाहिए, तो भाई 1000 mm जितनी चाहिए। सॉइल कौन सी इनसे पसंद है, तो भाई अलूवियल और लॉमी सॉइल होती है तो ज़्यादा पसंद आती है। कहाँ पे ज़्यादा उगता है, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, अलूवियल सॉइल कहाँ पे देखने को मिलती है, ऐसा टेम्परेचर कहाँ पे है, तो भाई वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा। और जो अपना ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो कौन करता है, तो इंडिया और बांग्लादेश करता है। इंडिया के अंदर मोर देन 50% जितना प्रोडक्शन जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल से आता है। अभी एमएसपी के बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो देखो, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है एमएसपी। ये हमने ना डिस्कस अगेन किया हुआ है, और कौन सी वीडियो के अंदर किया है, तो 18 अक्टूबर की जो वीडियो है वहाँ पे बहुत डिटेल में किया गया है। यहाँ पे मैं आपको एकदम जल्दी जल्दी से उड़ता हुआ बता देता हूँ, तो देख लीजिए। एमएसपी, सबसे पहले एमएसपी को भाई रेकमेंड कौन करता है कि कितना होना चाहिए, तो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ठीक है, कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये जो भी रिकमेंडेशन किया कि इसको इम्प्रूव फिर अप्रूव करना या ना करना, वो किसका काम है, तो वो काम है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। वो बताएगा कि भाई करना या ना करना। और ये कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को हेड कौन करता है, तो भाई पीएम भैया करते हैं। और ये जो हमने ऊपर देखा कॉस्ट एंड प्राइजेस, वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। ये एक स्टेटरी बॉडी है, यहाँ पे सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है। फिर समझ लीजिए अनाउंस भी हो गया, सॉरी रेकमेंड भी हो गया, अप्रूव भी हो गया। अब इसको अनाउंस कौन करेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस कर देगा, भाई लगा दीजिए। और ये बिफोर सोइंग करेगा, मतलब कि आपने सो नहीं किया उससे पहले करेगा। डेफिनेटली बाद में कर ले तो क्या ही फ़ायदा भाई, जिसमें फ़ायदा होता था मैं वही सो कर। और एट लास्ट हो गया, फिर सोइंग भी हो गई है। फिर जब प्रोक्योर करने की बात आती है तो प्रोक्योर कौन करता है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है विथ हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सबसे पहली बार एमएसपी हम कब लेके आए, तो भाई वीट के ऊपर लेके आए थे बाय रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमेटी, ठीक है। स्वामीनाथन जी को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। ओके, क्लियर है। ये हमने 18 तारीख के वीडियो में बहुत स्लोली बताया है, यहाँ पे थोड़ा हम जल्दी जा रहे हैं। एमएसपी किसके कितने क्रॉप के लिए दी जाती है, तो भाई 23 क्रॉप के लिए दी जाती है, बट दूसरे 2 एक्स्ट्रा क्रॉप भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि तूरिया है और डीहस्क्ड कोकोनट है। ये जो है वो किसके साथ लिंक करके हैं, तो भाई तूरिया को हम मस्टर्ड के साथ लिंक करके हुए हैं, और डीहस्क्ड कोकोनट को हम कोपरा के साथ लिंक करके हुए हैं। उनकी जितनी दी जाती है उतनी ही सेम टू सेम इसकी दी जाती है। तो इन दोनों को अगर मिला ले तो हमारा हो जाता है 25 क्रॉप। ओके, अब ये जो दी जाती है एमएसपी वो किस कैलकुलेशन के बेस से दी जाती है,
तो भाई बंदे को जितना भी ये प्रोडक्शन करने में नुकसान क्या इन्वेस्टमेंट लग गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं A2 कि एग्रीकल्चर में कितना कॉस्ट लग गया। साथ ही साथ FL मतलब कि कोई फैमिली मेम्बर भी होंगे ना, उनके भाई बीवी बच्चे ने कोई काम किया है तो उनको भी हम काउंट कर लेते हैं, मतलब उनका फैमिली लेबर की जो कॉस्ट हुई उसको, और जो A2 मतलब एग्रीकल्चर में जो उसने पैसा डाला उसको, दोनों को ऐड कर लेंगे। और फिर जितना भी आता है, समझ लीजिए इन दोनों का टोटल आता है 100 रुपये, तो उसका 1.5% हम कॉस्ट देंगे, मतलब कि 150 रुपये हम उनको प्रोक्योरमेंट MSP प्रोवाइड करेंगे। और ये जो A2 + FL है वो भी किसने बोला था, तो भाई स्वामीनाथन कमीशन ने ही बोला था। पर क्या फार्मर्स इससे सेटिस्फाइड है? नहीं, फार्मर्स सेटिस्फाइड नहीं है। वो बोलते हैं A2 + FL तो ठीक है, साथ में साथ आपको C2 भी देना है। C2 मतलब कि अगर वो कहीं से लोन लिए हैं तो उनका भी पैसा भी हमें दीजिए, क्योंकि आप जो A2 + FL दे रहे हो और 1.5 बढ़ा दे रहे हो, इसमें से हमारा जो इंटरेस्ट है वो तो कट जाता है। हमने भाई लोन ले रखे रखा होता है और वो हमारा कट जाता है, तो हमें सिर्फ 0.2 भी नहीं मिलता है, ऊपर से कई बार तो देना पड़ता है। तो भाई आप C2 भी इंक्लूड कीजिए। पर गवर्नमेंट मना बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर ऐसा दे दिया तो आप इतनी बड़ी बड़ी लोन लोगे कि भाई हमारी कैपेसिटी नहीं होगी वो प्रोवाइड करने की। ठीक है, मैंने आपको देखो A2 FL में सब में क्या आता है वो बता दिया है। ओके, MSP तो MSP हो गई कि 25 के ऊपर है टोटल, अभी के लिए बताएं। दूसरा होता है शुगर केन के लिए। शुगर केन के लिए जो MSP दी जाती है, मतलब MSP के जैसा जो प्राइस देते हैं हम उसको हम बोलते हैं FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। इसका पहले नाम था स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस और इसको अभी हमने कर दिया है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ओके, अभी जो भी हम MSP दे रहे हैं उससे क्या कोई इंटरनेशनल लेवल पे नुकसान हो रहा है? यस, हो रहा है। तो भाई WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 3 बॉक्सेस होते हैं ये एग्रीकल्चर रिलेटेड, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। और जो अपनी MSP है वो एम्बर बॉक्स में पड़ती है। क्यों? क्योंकि एज पर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसका आर्टिकल 6, वहाँ पे बोला गया है कि भाई जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना वो 10% जितना सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है, और जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड है, वो 5% जितना प्रोवाइड कर सकती है। बट जो इंडिया है ना वो इसकी वैल्यू को एक्सीड कर देता है, 10% के एक्सीड कर देता है। इसीलिए जो हम हो वो एम्बर बॉक्स का वायोलेशन करते हैं। बट हमने क्या बोल दिया भाई, एम्बर बॉक्स का वायोलेशन किया तो हमने बोला कि बाली पीस अकॉर्ड प्लीज क्लॉज बता दिया कि भाई वहाँ पे मीटिंग हुई थी, वहाँ पे बता दिया था कि भाई हमारी जो कंट्रीज़ है वहाँ पे पूरा का पूरा फार्मर्स ही पड़े हुए हैं, आपके यहाँ पे इतने नहीं होंगे। हमारी जो इकोनॉमी है वो भी फार्मिंग बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो और हम ऊपर से डेवलपिंग है तो हमें देना पड़ता है भाई, 1-2 बार जाने दीजिए। ठीक है, इसी हमने ये सब क्यों बताया, क्योंकि हम ये जो एग्रीकल्चर का है ना उसके सिग्नेटरीज हैं और हम WTO के भी फाउंडिंग मेंबर हैं, इसलिए हम ऐसी सब बातें करते हैं। ओके, ये हमने पूरा का पूरा, वैसे मैंने MSP बता दिया, बस जल्दी में बताया। स्लोली सुनना है तो आप अपनी स्पीड कम कर लीजिए, आपको स्लोली मिल जाएगा, या फिर 18 अक्टूबर का वीडियो देख लीजिए। चलिए अभी आगे देखते हैं। फिर है यूरो ड्रोन, नाम को तोड़ दीजिए। यूरो मतलब यूरोप की बात है, ड्रोन मतलब ड्रोन, तो वही यूरोपियन यूनियन के ये ड्रोन है। किन किन ने मिलकर के बनाए हुए हैं? तो जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन ने साथ मिलकर बनाए हुए हैं। और ये मेल कैपेबिलिटी रखते हैं। मेल मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, मतलब एक मीडियम हाइट के ऊपर बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं। दैट्स इट, यूरो ड्रोन का था, वही आपको याद रखना है। फिर है मनन कम्युनिटी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट मनन ही करते हैं हम। तो भाई मनन जो ट्राइब है ना उसमें अभी तक ऐसा चल रहा है कि राजा वाली सिस्टम है। तो मनन ट्राइब के राजा हैं रमन राजमनन। वो भी अभी जो हमारी रिपब्लिक डे की परेड होगी ना उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। ये ओनली किंग है ऑफ केरला, ट्राइबल किंग ऑफ केरला। ठीक है, मनन कम्युनिटी की बात देख लें तो भाई ये इनहेरिट करते हैं कुमली पंचायत इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके, ये मलयालम लैंग्वेज ये तमिल और मलयालम लैंग्वेज का एक ब्लेंड होता है, वो बोलते हैं। ये एग्रीकल्चरलिस्ट में बहुत ही स्किल्ड होते हैं, माहिर होते हैं, और ये हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बाकी रह गया है। यस, कवचम। देखो नाम से ही पता चल रहा है कवच, तो किसी के सामने तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, पर किसके सामने कर रहा है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर बनाया है। मतलब क्या है कि डिजास्टर के सामने कुछ प्रोटेक्शन होगा। तो कौन से डिजास्टर हो सकते हैं? तो भाई कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, या फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो, हैवी रेन हो, इन सब के बारे में ये हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा और भाई बता देगा कि क्या क्या हमें आगे कामकाज करना चाहिए। ओके, तो ये एक सॉफ्टवेयर है फॉर रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट। कवचम किसका है? केरला का है। जब डिजास्टर रिलेटेड बातें आएंगी ना तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें भी केरला की तरह, कवचम की तरह अपना एक मॉडल बनाना चाहिए जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के सामने हमने अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करे। फिर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर। देखो UPSC ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ, जब मिलेट हमने सेलिब्रेट किया था ना तब उसका क्वेश्चन पूछ लिया है, तो हो सकता है अब की बार ग्लेशियर का पूछ ले, क्योंकि ग्लेशियर PYQ का भी पार्ट रहे हुए हैं। और एक एग्जाम्पल भी दे दे ग्लेशियर का, तो वही फ्योर्ड के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है।
तो पॉसिबल है, ठीक। फ्योर्ड के बारे में 2023 में पूछा हुआ था। यूएन डिक्लेयर 2025 ईयर एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, तो ग्लोबल अवेयरनेस फैलानी है ग्लेशियर के रोल के ऊपर कि भाई बहुत सारे टूट फूट रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ये कॉप फैसिलिटेटेड बाई किसके है, तो भाई डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनएसको। फिर यहाँ पे देख लीजिए पंगा साउ पास, कहाँ पे ये पड़ता है भाई, तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर के यहाँ पे पड़ता है, पतकाई हिल्स के एरिया में। पास क्या होता है, तो भाई दो माउंटेन के बीच में कोई जगह होती है उसको हम पास बोलते हैं, ठीक है। तो ये पास पड़ता है इंडिया म्यांमार बॉर्डर के पतकाई हिल्स के एरिया में, दैट्स इट। कनेक्टिविटी किसको प्रोवाइड करता है, तो स्टिल वेट रोड है यहाँ पे पास होता है, उसको ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये किसके नाम पे बना गया है, तो भाई यहाँ पे एक विलेज पड़ती है पंगसाउ विलेज, उसी के नाम से बना गया है। यहाँ पे पंगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, 3 दिन का इवेंट है। और कहाँ पे होता है, तो अरुणाचल प्रदेश के एरिया में सेलिब्रेट हुआ था, इसलिए न्यूज़ में था। अगेन आपको पासेस के बारे में वीडियो देखनी है तो 7 अक्टूबर की वीडियो देख लेना, जो मैंने आपको ऊपर 2-3 बार बोला ना, वही वीडियो है, उसमें ही ये सब बातें हमने बताई हुई है। ओके, अभी किलिंग कव के बारे में बात करते हैं। तो भाई किलिंग कव, देखो नाम में ही क्या है, किल है ना, जैसा ये वैसे नाम के ऊपर से था, बट फिर भी हम याद रखेंगे किल। किल कौन करता है भाई, CO2 किल करता है। ओके, तो CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए कोई कर्व है, तो हमारा COT कर्व है। अभी CO2 तो हमेशा बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए जो कर्व है ना वो भी ऐसे देखो हमेशा बढ़ता जा रहा है। इसकी जो ऑब्जर्वेटरी है वो हमने कहाँ पे रखी हुई है, तो मोना लोआ में ऑब्जर्वेटरी रखी हुई है इन हवाई। हवाई कहाँ पे पड़ता है, तो अपना जो पैसिफिक आइलैंड है ना वहाँ पे अपना हवाई पड़ता है, ठीक है। हवाई यहाँ पे कुछ है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे ये पैसिफिक में हवाई है। हवाई किसकी टेरिटरी है, तो भाई USA की है। ये किलिंग कव को किसने बनाया था, तो भाई डेविड किलिंग ने बनाया था, चार्ल्स डेविड किलिंग। अभी इसका फ़ायदा क्या होता है, तो ये कव से हम CO2 मेजर कर रहे हैं, तो CO2 मेजर होगा तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। हमने काफ़ी कुछ आज तो डिस्कस कर लिया, बट फिर भी ठीक है। ये PYQ है आपका, सारे के दोनों सारे PYQ है। वैसे प्रीलिम्स बेस अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा। और ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन है, अगर देखो ये डिजिटल इकोनॉमी आपका नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिएगा, और फिर हमारी वीडियो देख लेना जो मैंने आपको मेंशन किया। और अगर आपने लिखा हुआ है तो आप ये क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है, 2018 वाला, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना जरूर। और रैपिड रिवीजन का वीडियो है, मैं सून लेके आऊंगा। आपका मैंने कमेंट्स देख लिया है, तो डेफिनेटली हम लेके आएंगे। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स लेके आएंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसको खत्म कर दें, ठीक है। 1 पेजर मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, बस मुझे PDF बनानी है, ताकि 1 पेजर से हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर समझना है, तो उसकी मैं PDF तैयार करूंगा और वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ओके, चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।